भूमि देव से मिलने जाने के लिए अपने कमरे में तैयार होने लगती है। नितिन जी भूमि को आवाज लगाकर बुलाते हैं। कहते हैं, बेटा जल्दी से नीचे आओ, शाम हो चुकी है और कितना वक्त तैयार होने में लगवाओगी। जी पापा, बस 1 मिनट में आई। भूमि थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई पायल की छमछम आवाज गूंजती है। पायल की छमछम की आवाज सुनते ही नितिन जी और अमिता जी सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं और देखते ही चौंक जाते हैं। चौंकिए मत मम्मी, पापा मुझे शादी के जोड़े में दुल्हन के रूप में सजी हुई देखकर भूमि मुस्कुराती हुई कहती है, लेकिन बेटी हम तो देव के घर पर अभी सिर्फ मिलकर बातें करने जा रहे हैं। नितिन जी भूमि से कहते हैं, हाँ पापा, मिलने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ से लौटकर आना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं एक पल की भी देरी नहीं करना चाहती। पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ देव की बातें ना मानकर, और जब मुझे देव दुल्हन के जोड़े में देखेंगे तो वो मुझे स्वीकार कर लेंगे। चलिए पापा, अब देर ना कीजिए, हम सभी देव के घर पर चलते हैं। नितिन जी, अमिता जी और भूमि गाड़ी में बैठकर देव के घर की तरफ चल देते हैं। भूमि देव से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती है और अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगती है। कुछ देर बाद सभी देव के घर पहुंच जाते हैं। भूमि जल्दी में गाड़ी से उतरकर डोरबेल बजाती है। वंदना जी दरवाजा खोलते ही देखती हैं भूमि सुहाग के लाल जोड़े पहनी हुई दुल्हन बनी हुई है। वो भूमि को देखते ही पूछती हैं, बेटा तू अभी इस वक्त, वो भी सुहाग के जोड़े में? हाँ आंटी, अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मैं ही देव की पत्नी हूँ। आंटी देव कहाँ है? भूमि घर में इधर उधर देखती हुई बोलती है। वंदना जी भूमि की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और हैरान भी हो जाती हैं। फिर भी सभी को अंदर बुलाकर बैठने को कहती हैं। भूमि वंदना जी से पूछती है, आंटी देव कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बेटी देव तो अभी तक ऑफिस से आया ही नहीं। आओ ना, यहाँ बैठो, कुछ देर इंतजार करो, शायद वो आ जाए। ठीक है आंटी, तब तक मैं उसके कमरे में जाकर इंतजार करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, जाओ, देव के आते ही मैं उसको तुम्हारे पास भेज दूंगी। जी आप दोनों बैठिए ना, इस तरह से खड़े क्यों हैं? वंदना जी नितिन जी और अमिता जी से कहते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूमि का पापा नितिन देसाई और मैं भूमि की माँ अमिता जी। अमिता जी अपने दोनों हाथ जोड़ती हुई कहती हैं, जी आप दोनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों थोड़ी देर बैठे, मैं अभी थोड़ी देर में रसोई से वापस आई। वंदना जी दोनों को नाश्ता पानी कराकर चाय भी पिला देती हैं। पूरे 1 घंटे तक तीनों बैठकर बातें करते रहते हैं, पर इस बीच में देव घर पर नहीं आता। अब और कितनी देर में आएगा आपका बेटा देव? वंदना जी नितिन जी वंदना जी से पूछते हैं। जी अब तक तो देव को आ जाना चाहिए, पर लगता है शायद उसे कोई ज़रूरी काम हो, पर मैं देव को कॉल करके कंफर्म हो जाती हूँ। वंदना जी देव के मोबाइल पर कॉल करती हैं, पर देव का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। हाय राम, देव का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? वंदना जी देव के बारे में सोचती ही रहती हैं। तभी डोरबेल बजने लगती है। वंदना जी दौड़ती हुई दरवाजे के पास जाकर मेन गेट को खोलती हैं। आप क्यों ऐसे क्यों चौंक गईं? मैं ही तो अभी इस वक्त में आता हूँ, लेकिन मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं बल्कि तुम परेशान दिख रही हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? देव के पापा महेश जी वंदना जी से पूछते हैं। वंदना जी महेश जी से भूमि के मम्मी पापा और देव के अभी तक घर न आने की बात को सब कुछ बता देती हैं। महेश जी घर के अंदर आकर दोनों से मिलते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि देव की शादी भूमि से ही होगी। महेश जी वंदना जी से कहते हैं, ऐसा करो तुम गौरव के पास कॉल करके पूछो, शायद वो गौरव के साथ ही हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अभी गौरव के पास कॉल करती हूँ। वंदना जी गौरव के मोबाइल पर कॉल करती हैं और भूमि के सुहाग जोड़े में दुल्हन बनना और उसके मम्मी पापा के घर पर आने की सभी बातें बता देती हैं और देव के बारे में पूछती हैं। बेटा गौरव, देव कहाँ है? देव अभी तक घर पर नहीं आया। बेटा क्या देव तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, देव मेरे साथ नहीं है, लेकिन क्या आपने उसको कॉल किया? हाँ बेटा, कॉल किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। वंदना जी मायूस होकर बोलती हैं, ओके आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऑफिस में कॉल करके पूछता हूँ, फिर आपको भी देव के बारे में बता देता हूँ।
बेटा पर जल्दी करना। ओके आंटी, जब तक आप वहाँ घर पर सबका ख्याल रखिए, तब तक मैं देव के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता हूँ। गौरव ऑफिस में कॉल करके पूछता है, पर ऑफिस से खबर मिलती है देव शाम को 6 बजे से पहले ही ऑफिस से निकल चुका है। गौरव अब की बार महेंद्र बॉस को कॉल करके देव के बारे में पूछता है, पर वो भी कुछ नहीं बताते। गौरव तेजी में बाइक से चलता हुआ इधर उधर अपने ठहराव वाले अड्डे पर भी पता लगाता है, पर यहाँ भी हाथ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आता। गौरव अब जल्दी से देव के घर पर पहुँचता है। वंदना जी गौरव को अकेला देखकर पूछती हैं, बेटा गौरव तेरे साथ देव नहीं आया? हाँ आंटी, मैंने देव को सभी जगह से पूछा और जाकर खोजा भी, पर देव नहीं मिला और वो आज शाम के 6 बजे से पहले ही ऑफिस से निकल चुका है। लेकिन आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, देव जहाँ भी होगा बिल्कुल स्वस्थ होगा और जल्द ही हम सभी के बीच होगा। गौरव की बातें सुनते ही नितिन जी अपनी बेटी भूमि को आवाज़ लगाकर बुलाकर कहते हैं, बेटी चलो। भूमि नीचे हॉल में आ जाती है। नितिन जी भूमि से कहते हैं, बेटी तुम ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जिसका कोई अता पता ना हो? देखो बेटी, रात के 9 बजने वाले हैं और अभी तक देव घर पर नहीं आया। उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं शराब पीकर लुढ़क गया होगा। महेश जी नितिन जी पर गुस्साते हुए जोर से बोलते हैं, अपनी जुबान को संभाल कर कुछ भी कहिए नितिन जी। इतना ज़्यादा पैसे का घमंड भी अच्छा नहीं जो बाद में किसी काम का ना हो। और मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसे ज़रूर कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, तभी तो वह इतनी रात को घर पर नहीं है। और एक और बात आपको बता दूं नितिन जी, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरा बेटा घर पर ना हो तो फ़ोन करके कुछ ना बताएं। हाँ नितिन जी, देव के पापा बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वंदना जी रोते हुए कहती हैं। नितिन जी चिल्लाते हुए, चुप हो जाइए और ये झूठ मूठ का आंसू बहाने का दिखावा मत कीजिए। मुझे सब पता है वो कहाँ है। होगा कहीं शराब के अड्डे पर अय्यासी करता हुआ। और अब मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे ही घर में बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही अब मुझे यहाँ एक पल भी रुकना है। हाँ तो कौन कह रहा है रुकने को? चले जाइए ना, हमें भी नहीं करनी है ऐसे घर में अपने बेटे की शादी जहाँ उसे सम्मान ही ना मिले। महेश जी चिल्लाकर बोलते हैं। नितिन जी भूमि के हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो बेटी यहाँ से, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी, और बेइज्जती नहीं कराना। नहीं पापा, मैं देव से बिना मिले नहीं जाऊंगी। बेटी बहुत रात हो चुकी है और देव का कोई अता पता नहीं है। तुम चलो, मैं तुम्हें सुबह लेकर आऊँगा, तुम देव से मिलकर बातें कर लेना। नहीं पापा, आपको जाना है तो जाइए, पर मुझे नहीं जाना। यहीं रहकर मैं देव का इंतजार करूंगी। भूमि के इनकार करने पर नितिन जी एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ देते हैं और कहते हैं, जैसा कहा मैंने वैसा ही करो और चुपचाप अपने घर चलो। भूमि अपने पापा की हरकतों से डर जाती है और रोने लगती है। नितिन जी भूमि को लेकर वहां से चल देते हैं और रात बहुत हो चुकी थी, पर अभी तक देव घर पर नहीं आता। महेश जी गौरव से कहते हैं, बेटा अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें थाने चलकर देव की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हो, चलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। वंदना जी रोते हुए कहती हैं, नहीं वंदना जी, रात बहुत हो चुकी है, आप घर पर ही रहें। अगर घर पर देव आ जाता है तो हम दोनों को खबर कर दीजिएगा। महेश जी वंदना जी को समझाते हुए कहते हैं। थाने का सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह अपने केबिन से महेश जी और गौरव दोनों को साथ में थाने आते देखकर अपने सहायक सिपाही रामधारी से कहता है, देख तो इतनी रात को कौन आया है, और आया है तो किस लिए? जा बाहर जा और जाकर पता कर। जी साहब, अभी पूछता हूँ, रामधारी बोलता है। इतनी रात को यहाँ, कहो क्या बात है? रामधारी महेश जी से और गौरव से पूछता है। मुझे यहाँ के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर से मिलना है, गौरव कहता है। प्रताप सिंह सुनते ही कहते हैं, आने दो रामधारी जी हुजूर। गौरव और महेश जी अंदर आ जाते हैं और देव के बारे में गुम होने की सारी बातें बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, आप पूरी बात रामधारी को कहकर रपट लिखवा दीजिए। और गौरव जी, आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और देव का फ़ोटो दे दीजिए, ताकि मुझे कोई सूचना मिले तो आपको कॉल कर दूंगा।
हाँ जरूर, ठीक है। गौरव अपना मोबाइल नंबर व देव का फोटो प्रताप सिंह को दे देता है और रामधारी को देव की गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाकर वापस घर पर आ जाता है। अगली सुबह हो जाती है और सभी इसी इंतजार में रहते हैं कि कहीं से भी देव आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। सुबह के 10 बज चुके थे। गौरव बेटा, तुम ऑफिस जाओ, कहीं ऐसा ना हो देव घर पर वापस ना आकर सीधा अपने ऑफिस चला जाए। महेश जी गौरव से बोलते हैं, हाँ अंकल, आप सही बोल रहे हो, मैं ऑफिस जाता हूँ। और अगर मुझे कोई भी देव के बारे में खबर मिलती है तो जरूर बताऊंगा। गौरव ऑफिस आकर देव के बारे में फिर से पूछने लगता है, लेकिन देव का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। गौरव अपने केबिन में उदास होकर बैठा रहता है। तभी उसके मोबाइल पर रागिनी का कॉल आता है। गौरव कॉल रिसीव करते ही जोर जोर से रोने लगता है। गौरव को रोते सुन रागिनी बहुत ही डर जाती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रोए जा रहे हो, कुछ बोलो। गौरव, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज कुछ तो बताओ। हाँ ठीक है, बताता हूँ। गौरव रागिनी से देव और भूमि के बारे में सभी बातें बता देता है। रागिनी गौरव को समझाते हुए कहती है, गौरव, देव को कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और सुनो गौरव, इस तरह से तुम रोकर कमजोर मत पड़ो, तुम्हें पूरे विश्वास के साथ रहना होगा और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर देव को ढूंढ लेंगे। और सुनो, तुम्हें जब भी मेरे साथ की जरूरत हो तो बस एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इस तरह से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए और हम दोनों मिलकर देव को ढूंढ लेंगे। अच्छा ठीक है रानी, अब कॉल रखता हूँ। रागिनी गौरव से फोन पर बात करने के बाद देव के बारे में सोचने लगती है और उसके गुमशुदा होने पर बहुत ही दुखी हो जाती है। रागिनी उदास हुई सोचने लगती है, वंदना आंटी अभी इस वक्त बहुत ही दुखी होंगी, उनको अपनों के साथ की ज़रूरत है। मैं भी तो देव की अच्छी दोस्त हूँ, तो मुझे आंटी से उनके घर पर जाकर मिलना चाहिए। रागिनी उसी वक्त वंदना जी से मिलने उनके घर जाती है। घर पर जाते ही देखती है वंदना जी रो रो कर अपना हाल बुरा किए हुए रहती हैं और महेश जी वहीं चेयर पर चुपचाप शांत होकर बैठे रहते हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा लगातार बहती रहती है। रागिनी वंदना जी के पास आकर समझाते हुए कहती है, आंटी प्लीज इस तरह से मत रोइए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देव जल्दी ही मिल जाएगा। रागिनी की बातें सुनकर वंदना जी उसके गले से लिपट कर रोती हुई कहती हैं, बेटी अभी तक देव का कुछ अता पता नहीं है, मुझे नहीं लगता वो सही सलामत है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। बेटी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे नसीब में आज ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मैं देव के बिना नहीं रह सकती हूँ, एक ही तो मेरा लाडला बेटा है, देव मेरे जीने का सहारा है। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई जो मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। बेटी, मेरा बेटा अभी कहाँ गया होगा, वो भी मेरे पास मिलने के लिए आना चाहता होगा, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चुप हो जाइए आंटी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इतना अधिक मत रोइए वरना आप बीमार पड़ जाएंगी। अपने बारे में ना सोचें, लेकिन कम से कम अंकल जी के बारे में तो सोचिए, आपकी ऐसी हालत देखकर उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। वंदना जी फिर से जोर जोर से रोने लगती हैं और रोती हुई अचानक बेहोश हो जाती हैं। वंदना जी की ऐसी हालत देखकर महेश जी सह नहीं पाते हैं और उनके सीने में दर्द होने लगता है। वो अपने सीने पर हाथ दबाकर रखते हुए बोलते हैं, बेटी रागिनी यहाँ आओ। महेश जी की आवाज़ सुनते ही रागिनी तेजी से उनके पास जाती है। तब तक महेश जी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और उनके सीने में और भी तेजी से दर्द होने लगता है और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर आवाज़ नहीं निकलती है। रागिनी चिल्लाती हुई महेश जी के पास पहुंचती है, अंकल जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। महेश जी टूटी फूटी आवाज़ में बोलते हैं, बेटी वंदना आंटी का ख्याल रखना। इतना कहते ही महेश जी अपना दम तोड़ देते हैं। उनकी चलती दिल की धड़कन ही रुक जाती है, वो अपने शरीर में नहीं रहते हैं। रागिनी उनकी ऐसी हालत देख बहुत ही डर जाती है और जल्दी से नज़दीकी डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है, सॉरी बेटी, अब महेश जी नहीं रहे, वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं।
डॉक्टर अंकल, वंदना आंटी भी बेहोश हैं, उनका भी चेकअप कीजिए। डॉक्टर वंदना जी को होश में लाते हैं और महेश जी के बारे में बताते हैं। वंदना जी ये खबर सुनते ही फिर से बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर फिर से उनको होश में लाते हैं। वंदना जी होश में आते ही अपने होठों पर उंगलियां रखती हुई कहती हैं, चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ है महेश जी को, गहरी नींद में सो रहे हैं, थोड़ी देर में सोकर उठ जाएंगे। इतना कहते ही वंदना जी जोर जोर से हंसने लगती हैं। हा हा हा, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, मेरे महेश जी को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो गहरी नींद में सो रहे हैं, बाद में उठेंगे और मुझसे बहुत सारी बातें करेंगे। ए डॉक्टर तुम जाओ, डॉक्टर तुम जाओ यहाँ से। वंदना जी की हालत देखकर डॉक्टर रागिनी से कहता है, देखो बेटी, वंदना जी की हालत देखकर मुझे लगता है वो महेश जी की मृत्यु की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके हृदय को बहुत ही सदमा लग चुका है और शायद वो पागल हो चुकी हैं। अगर ऐसी हरकतें करना उनका लगातार 1-2 घंटे तक रहा तो समझ लेना वंदना जी पागल हो चुकी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी आंटी बिल्कुल ही स्वस्थ थीं और अभी आप कह रहे हो आंटी पागल हो चुकी हैं। हाँ बेटी, यही सत्य है। इनके बेटे को खबर कर दो, अब मैं चलता हूँ। रागिनी वंदना जी की हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत डर जाती हैं और रोती हुई कहती हैं, हे राम, ये सब क्या हो गया? मैं ये सभी बातें गौरव से कैसे बताऊं? पर मुझे फ़ोन करके बताना ही पड़ेगा, लेकिन बताऊं भी तो कैसे? मैं किस मुंह से कहूँगी ये सभी बात? अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और आंटी भी पागल हो चुकी हैं। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। रागिनी डरी हुई घर के कोने में जाकर बैठ जाती है और मोबाइल फ़ोन लेकर गौरव के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और अगले ही पल कॉल कट कर देती है। इस तरह से रागिनी लगातार बार बार कॉल करके कट करती रहती है। तभी इसी बीच में गौरव का कॉल रागिनी के मोबाइल पर आ जाता है और रिसीव करने से पहले ही कॉल अपने आप रिसीव हो जाता है और गौरव कॉल पर रागिनी से पूछता है, रानी तुम अभी कहाँ हो? मैं देव के घर पर हूँ, अंकल आंटी से मिलने आई थी। रागिनी डरी हुई आवाज़ में बोलती है, बहुत अच्छी बात है जो तुम देव के घर पर अंकल आंटी से मिलने चली गईं, लेकिन तुम डरी हुई आवाज़ में क्यों बोल रही हो? खैर छोड़ो और ये बताओ, वहाँ सब ठीक ठाक से हैं? कुछ भी ठीक नहीं है गौरव, तुम जल्दी से यहाँ देव के घर पर आ जाओ। हाँ रानी, मैं समझ सकता हूँ वहाँ की स्थिति, रानी जोर से रोती हुई कहती है। गौरव, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। मैं फ़ोन पर कुछ भी नहीं बता सकती, बस तुम जल्दी से देव के घर आ जाओ। अच्छा ठीक है रानी, मैं कुछ घंटों के बाद आता हूँ। कुछ घंटों के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं आ सकते हो? क्योंकि मुझे आने में देर हो जाएगी। पुलिस थाने से मुझे कॉल आया था, इंस्पेक्टर प्रताप का। वो कह रहे थे हमने किसी छोटे मोटे पॉकेट मार चोर को पकड़ा है जिसकी शक्ल हूबहू देव से मिल रही है, तो मुझे पुलिस थाने जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कौन संभालेगा? नहीं गौरव, तुम पहले यहाँ आकर देख लो, फिर जहाँ कहीं भी तुम्हारा मन हो जाने का मैं नहीं रोकूंगी, तुम वहाँ चले जाना। ऐसा क्यों बोल रही हो रानी? अंकल आंटी ठीक तो है ना? बोलो ना रानी, ऐसे चुप क्यों हो? रागिनी के कहने की हिम्मत टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रागिनी के जोर से रोते सुन गौरव समझ जाता है कि देव के घर पर जरूर कुछ गलत हुआ है, तभी वो रो रही है। गौरव उसी वक्त फ़ोन कट कर देता है और देव के घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद गौरव घर पहुंच जाता है। रागिनी गौरव के सीने से लगकर सब कुछ बता देती है। गौरव भी रोता हुआ रागिनी से कहता है, देखो ना रानी, हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। कल तक इस घर में खुशियां दौड़ती थीं और आज देखो कैसे सन्नाटा मायूसी छाई पड़ी है। हाँ गौरव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है, तभी तो ये सब हुआ। रागिनी देव का भी मिलने का कोई अता पता नहीं है और ऐसे में आंटी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गौरव रानी से कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुमने अभी तो फ़ोन पर थोड़ी देर पहले कहा कि इंस्पेक्टर प्रताप जी का कॉल आया था थाने से और मुझे लगता है वह देव है। गौरव, तुम थाने जाओ और देव को बुला लाओ। लेकिन रानी, अगर वह देव होता तो यहाँ पर होता ना कि पुलिस थाने में।
मैं अपने दोस्त को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है गौरव, पहले अंकल जी का अंतिम संस्कार कर दो, फिर उसके बाद देव के बारे में सोचना। हाँ रानी ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। तब तक तुम आंटी का ख्याल रखो। भूमि के घर पर नितिन जी अपनी पत्नी अमिता जी को लड़ झगड़ कर उनको फिर से एक बार अपने घर से निकालकर बाहर कर देते हैं। भूमि अपनी मम्मी के साथ जाना चाहती है, पर नितिन जी नहीं जाने देते और एक कमरे में कैद करके रख देते हैं। भूमि कमरे में बंद अपने पापा को आवाज़ लगाती है, पापा गेट खोल दो, पापा गेट खोल दो, मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, पापा गेट खोल दो। पर नितिन जी भूमि की पुकार सुनकर भी अनसुना करके वहां से चल देते हैं। भूमि की माँ अमिता जी घर के बाहर रुककर कहीं आसपास ही छिप जाती हैं और नितिन के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगती हैं। लगभग पूरे 2 घंटे के बाद नितिन फोन पर किसी से बात करता हुआ घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। अमिता जी झट से घर में अंदर जाने के लिए अपने कदम उठाती हैं, पर उसी वक्त एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है, घर के सामने रुकती है और उस गाड़ी के अंदर से भूमि के मंगेतर नकुल निकलकर अपने आदमियों से कहता है, सुनो जल्दी करो, सभी शादी के मंडप का सामान को गाड़ी से अच्छे से उतार कर घर के अंदर ले जाकर शादी के मंडप की सजावट करो। अमिता जी नकुल एवं शादी की सजावट सामग्री देखकर चौंक जाती हैं और सोचने लगती हैं, ये सब क्या होने जा रहा है? कहीं मेरी बेटी की शादी जबरदस्ती तो नहीं कराई जा रही? नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी, लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? घर के अंदर जा भी तो नहीं सकती, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, हाँ ये सही रहेगा। 1 घंटे बाद 5 औरतें बुर्का पहनी हुई घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तभी नकुल उन औरतों को रोकते हुए पूछता है, रुकिए आप सब कौन और बुर्के में क्यों? जी हम भूमि की सहेलियां हैं। भूमि के पापा रास्ते में मिले थे, उन्होंने ही कहा कि हम सभी भूमि के पास आ जाएं। वैसे आप दूल्हे के ड्रेस में, मेरे कहने का मतलब है शेरवानी में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। जी शुक्रिया, लेकिन बताया नहीं कि आप सभी बुर्के में क्यों? जी क्योंकि हम सभी मोमडन हैं ना, इसलिए बुर्का पहनना है। हमारे वालिद बिना बुर्का पहने कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ भी बुर्का पहने हुए आए हैं। ओह अब समझा, वैसे आप सभी यहाँ बैठे, भूमि दुल्हन बनकर आती ही होगी, आप सब यहीं मिल लेना अपनी सहेली भूमि से। नहीं नहीं नकुल जी, हम सभी के पास इतना वक्त नहीं है, हमें और भी कहीं जाना है, तो यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। बस 2 मिनट में भूमि के पास गए और 5 मिनट में मिलकर वापस आ जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप सभी जल्दी से मिलकर वापस आ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूमि से मिलने देने की इजाज़त के लिए। सभी जल्दी से भूमि के कमरे में पहुंचते हैं। भूमि शादी का लाल जोड़ा पहने हुए चेयर पर उदास सी बैठी हुई थी और 2 पार्लर वाली भूमि का मेकअप करने में लगी हुई थीं। अमिता जी दोनों पार्लर वाली से कहती हैं, पहले आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, भूमि के पापा ने आप दोनों के लिए नाश्ता भिजवाया है। फिर उसके बाद भूमि के चेहरे का मेकअप कर देना। नमकीन खस्ता मिठाइयाँ चटपटा नाश्ता देखकर दोनों पार्लर वाली खुश होकर नाश्ता करने लगती हैं और थोड़ी ही देर बाद दोनों पार्लर वाली बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। पार्लर वाली को बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरते देख भूमि पूछती है, आप सब कौन हैं? अमिता जी अपना चेहरे का नकाब हटाते हुए कहती हैं, बेटा मैं हूँ तेरी मम्मी और ये सभी मेरी सहेलियाँ हैं। भूमि अपनी मम्मी को देखकर उनके गले से लगकर बहुत रोती हुई पूछती है, मम्मी आप यहाँ कैसे पहुँचे? पापा ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था। अमिता जी अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहती हैं, बेटी अभी ये वक्त इन सब बातों को बताने का नहीं है, पर यह बता कि तू नकुल से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? तू तो देव से प्यार करती है और देव से शादी करने वाली है, फिर इस शादी के लिए राजी क्यों हो गई? हाँ मम्मी, मैं अभी भी देव से ही प्यार करती हूँ। मैंने नकुल से शादी करने के लिए बहुत मना किया, लेकिन फिर पापा और नकुल ने धमकी दी, अगर मैं नकुल से शादी नहीं करूँगी तो वह देव को जान से मार देंगे। मम्मी मेरे पास देव को बचाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं नकुल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। अच्छा तो ये बात है, लेकिन बेटी क्या तुझे ये बताया गया है कि देव को सबने
कहाँ छुपा के रखा है? नहीं मम्मी, ये नहीं बताया। मैंने पूछा भी लेकिन नहीं बताया। इसका मतलब है इन दोनों ने मिलकर देव के साथ कुछ बुरा किया है। ये क्या कह रही हो मम्मी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे देव को कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान करे ऐसा ही हो। देव बिल्कुल ही स्वस्थ और सही सलामत हो। लेकिन बेटी, तुम इन दुष्ट को नहीं जानती। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें इस दुष्ट नकुल से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे मम्मी? मैं घर के बाहर कैसे जा पाऊंगी? बेटी, हम दोनों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं जैसे जैसे बताती हूँ तुम वैसा ही जल्दी से करो और यहाँ से जाओ। तुम मेरा ये बुर्का पहनकर भाग जाओ। लेकिन मम्मी, आप यहाँ फंस जाओगे। बेटी, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। बस तुम अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। भूमि जल्दी जल्दी बुर्का पहनकर बाकी औरतों के साथ घर के बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ को पैर छूकर प्रणाम करती है। अमिता जी अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, बेटी तू जा तो रही है यहाँ से, लेकिन अभी तुम कहीं भी इधर उधर घूमना मत। तुम कहीं ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ तुम्हारे पापा ना पहुँच पाएं और कुछ दिन बाद ही वहाँ से निकलना। ठीक है मेरी बच्ची, अब यहाँ से निकलो, वरना किसी भी वक्त तुम्हारे पापा घर पर आ सकते हैं। भूमि उन औरतों के साथ बुर्का पहने घर से बाहर निकलकर चली जाती है। कुछ देर बाद नितिन देसाई अपनी बेटी भूमि को लेने कमरे में आते हैं। कमरे में अमिता जी को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और चिल्लाते हुए पूछते हैं, मेरी बेटी भूमि कहाँ है? अमिता जी हंसती हुई कहती हैं, मुझे नहीं पता कहाँ है। नितिन एक जोरदार तमाचा अमिता जी को मारते हुए कहता है, तुमसे बातें करना ही बेकार है। अगर तुमसे बातें करूँगा तो मेरा वक्त जाया हो जाएगा और मैं भूमि को ढूंढ भी नहीं पाऊँगा। नितिन जी नकुल के साथ घर के बाहर निकलकर भूमि को इधर उधर चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला देते हैं। देव के घर पर भी जाने को कहते हैं कि वहाँ भी देख कर आओ, कहीं भूमि वहाँ चली गई होगी। नितिन के आदमी देव के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भूमि नहीं रहती है। पर देव के माता पिता की हालत देख सभी बातें नितिन जी को बताते हैं। देव के माता पिता की वैसी हालत की खबर सुनकर नितिन जी बहुत ही खुश हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है, बहुत खुशी की बात है कि देव के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी माता भी पागल हो गई। लेकिन इस खबर से अभी बात नहीं बनने वाली। तुम सब भूमि को ढूंढना जारी रखो। गौरव थाने में पहुंचकर इंस्पेक्टर प्रताप सिंह से मिलकर देव के माता पिता की सभी बातें बताता है। प्रताप जी सुनकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ देव के माता पिता के बारे में जानकर। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताइए, आपने कहा था देव से मिलता जुलता चेहरा किसी अनजान को पकड़ कर रखा है? गौरव इंस्पेक्टर से पूछता है। हाँ, लेकिन पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वो चोर नहीं, पर मैं उसको झूठे छोटे मोटे अपराध में फंसाकर यहाँ पर लाया हूँ ताकि मैं उसे तुमसे मिला सकूं। वह मेरे साथ आने को तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर मैंने किसी भी तरह से अपनी बात में फंसा कर ले आया। तो तुम उससे आराम से ही बातें करना, कहीं ऐसा ना हो। गौरव इंस्पेक्टर को आगे की बात बीच में ही रोकते हुए बोलता है, नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। बस आप जल्दी से मिलवा कर उसके पास चलकर मिलवा दीजिए। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ मिलवाता हूँ। इंस्पेक्टर गौरव को लेकर देव से मिलवाने के लिए लॉकअप के पास ले जाकर लॉकअप की तरफ झांकते हुए कहता है, सुनो, तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त गौरव आया है। आओ यहाँ पास में आओ, अपने दोस्त से मिल लो। लॉकअप के अंदर से गुस्से में चिल्लाते हुए वो कहता है, हमने कितनी बार कहा, ना तो हम देव हूँ और ना ही मेरा कोई दोस्त गौरव है। कब से एक ही बात कह रहा हूँ, मैं देव नहीं, मैं देव नहीं। फिर भी पता नहीं इंस्पेक्टर साहब को ऐसा क्यों लगता है कि हम ही देव हूँ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल सूरत हूबहू देव से मिलती है। गौरव देव की तरफ देखते हुए कहता है, अरे अब तुम भी इंस्पेक्टर साहब की बातों में आ गए और इन्हीं की जुबानी बोलने लगे। हम कह रहा हूँ मैं देव नहीं हूँ, मैं देव नहीं।
तुम चाहो तो मेरी मैया के पास जाकर कुछ पूछ लो। मेरी मैया गांव में हमारे इंतजार कर रही होगी और इन इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि हम ही देव हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम ही बताओ तुम कौन हो? गौरव लॉकअप में खड़ा व्यक्ति से पूछता है। मैं शमशेर हूँ, हमारा नाम शमशेर सिंह है। गांव में मेरी मैया प्यार से मुझको शेरू ही बुलाती है। एक मेरी बूढ़ी मैया, एक छोटी सी झोपड़िया और सुबह दिन शाम मजदूरी मेहनत करके पेट पालते हैं। इतनी ही छोटी सी हमारी दुनिया है और कुछ भी नहीं। अब तो बता दिया हम अपना हिस्ट्री, तो अब छोड़ दो मुझे इंस्पेक्टर साहब। शेरू गौरव को अपने बारे में बता देता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये शेरू सच बोल रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए। शेरू अपनी माँ के पास जाना चाहता है, इसको जाने दीजिए। गौरव इंस्पेक्टर से कहता है। नहीं नहीं गौरव जी, ये झूठ बोल रहा है, ये देव ही है। इंस्पेक्टर साहब गौरव से कहते हैं। नहीं प्लीज आप छोड़ दीजिए, शेरू झूठ नहीं बोल रहा। गौरव फिर से इंस्पेक्टर साहब को कहता है। ठीक है तो छोड़ देते हैं, फिर से तुम देव का गुम होने की कोई भी रपट मत लिखवाना। इंस्पेक्टर गौरव पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं। ठीक है सर, आप गुस्सा मत होइए, हम थाने में अब नहीं आएंगे। गौरव उदास होकर इंस्पेक्टर से कहता है। इंस्पेक्टर शेरू को छोड़ देता है। शेरू खुश होकर लॉकअप से बाहर निकलते हुए गौरव के पास आकर चुपके से कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने मुझे इस लॉकअप से निकलवा दिया। नहीं शेरू, मुझे तुमसे सिर्फ धन्यवाद की जरूरत नहीं। गौरव मायूस होकर बोलता है। क्या मतलब है तुम्हें ऐसे बोलने का? हम कुछ समझे नहीं, तुमको हमसे कुछ और चाहिए क्या? शेरू गौरव से पूछता है। हाँ चाहिए, देव की माँ की सलामती और अपने दोस्त देव की भी सलामती। गौरव बोलते बोलते रोने लगता है। तुम रो काहे रहे हो? और फिर से देव का नाम लिया। कौन है ये देव, और हमको बार बार देव क्यों कहा जा रहा? शेरू गौरव से पूछता है। गौरव अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है। तुम्हें जानना है इन सब सवालों का जवाब? हाँ, इतनी बार बस देव देव मुझे पुकारते रहे, तो अब मुझे जानने का तो चाहिए ही। हाँ हमके जानना है, तुम ई बताओ देव कौन है? ठीक है तो चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ देव के बारे में बता दूंगा। गौरव शेरू का हाथ पकड़ते हुए कहता है। लेकिन कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? शेरू गौरव से अपना हाथ छुड़ाता हुआ कहता है। शेरू तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें गलत जगह नहीं लेकर जा रहा। जब तुम वहाँ चलोगे तो खुद ब खुद सारी बातों को समझ जाओगे। वहाँ देव की माँ है जो अपने बेटे के इंतजार कर रही है और हर पल इसी उम्मीद में है कि अब थोड़ी देर में मेरा बेटा घर पर आ जाएगा। गौरव शेरू को समझाते हुए कहता है। लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाकर कहीं मुझसे गलत काम करवाओगे तो? शेरू गौरव से कहता है। गौरव अपने मोबाइल की गैलरी ऐप से देव की कुछ तस्वीरें निकालकर शेरू को दिखाने लगता है। शेरू देव की तस्वीरों को देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये तो सच में मेरे जैसा दिखता है, एकदम 100% सत्य कहा तूने गौरव जी। ये लड़का बिल्कुल ही हमारी तरह दिखता है, रंग रूप कद काठी सब एक जैसन हूबहू। हाँ शेरू, बिल्कुल सत्य कहा तुमने, देव बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूबहू दिखता है। लेकिन देव कहीं लापता है। मेरे कहने का मतलब है वो कहीं गुम हो गया है, वो भी अचानक। इसलिए तुम्हें इंस्पेक्टर साहब पकड़कर लॉकअप में रखे थे। अच्छा अब समझ गया हम कि काहे हमको झूठ मूठ का इंस्पेक्टर साहब पकड़कर लॉकअप में डाल दिए। हाँ तो शेरू, अब तो चलोगे ना मेरे साथ? गौरव प्यार से शेरू से पूछता है। शेरू सोचता हुआ कहता है। लेकिन हमारी माँ भी इंतजार कर रही होगी, तो हम तुम्हारे साथ कैसे जाएं? देखो शेरू, अभी तुम्हारी माँ से ज़्यादा देव की माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि देव की माँ भी मानसिक तौर पर बीमार हैं। वंदना आंटी अपने बेटे और पति को खोने की याद में वो पागल हो चुकी हैं। ये क्या कह रहे हो, देव की मैया पागल हो चुकी है? शेरू गौरव से पूछता है। हाँ शेरू, मैं अभी ही तुम्हें देव के बारे में पूरी कहानी बताता हूँ, फिर तुम मेरे साथ चलने से इनकार नहीं करोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ तो बताओ ना देव के बारे में, शुरू से लेकर अभी तक की पूरी हकीकत वाली कहानी बता दो देव की। गौरव शेरू से देव और उसके माँ पापा एवं भूमि की सभी तस्वीरों को बारी बारी करके दिखाते हुए शेरू से देव की पूरी कहानी सुनाकर अपना हाथ जोड़ता हुआ कहता है। शेरू, तुमसे मेरी एक विनती है कि जब तक देव की माँ को पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम आंटी के पास से देव बनकर ही रहना
और आंटी को छोड़कर भी मत जाना। ठीक है मेरे भाई, मैं अपनी मैया से बहुत प्यार करता हूँ। देव की मैया भी मेरी मैया जैसी है, तो मैं तुमको वादा करता हूँ, मैं देव की मैया को पूरी तरह ठीक करके ही अपने असल वाली मैया के पास वापस जाऊंगा। शेरू की बात सुनकर गौरव बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बैग पर शेरू को बिठाकर देव के घर की तरफ जाने लगता है। गौरव शेरू को लेकर देव के घर पर पहुंच जाता है। वंदना जी उस वक्त अपने कमरे में सोई हुई आराम कर रही थीं। शेरू अभी वंदना आंटी जी आराम कर रही हैं, तो तब तक तुम्हें घर के सभी कमरे बस सभी जगह के बारे में बता दूं, ताकि तुम्हें यहाँ रहने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। गौरव शेरू से कहता है, हाँ भाई ठीक है बता दो, जब तक मैया सो रही हैं हम पूरे घर की एक चक्कर लगा लेते हैं। शेरू घर की तरफ देखते हुए बोलता है। गौरव सभी कमरे व जगह के बारे में अच्छी तरह से बताते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है शेरू, अब मैं चलता हूँ, और तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो ये लो वंदना आंटी का मोबाइल फ़ोन है, तुम मुझे फ़ोन कर लेना। हाँ ज़रूर, अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल ज़रूर कर लूँगा। शेरू मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तो तुम आंटी का ख्याल रखो। गौरव आंटी का ख्याल रखने के लिए कहता है और देव के घर पर से चला जाता है। शेरू वंदना जी के पास जाकर उनके पैर के करीब बैठकर उनके पैर दबाने लगता है। वंदना जी नींद से उठती हुई कहती हैं, कौन, मेरा पैर कौन दबा रहा है? क्या तू मेरा बेटा देव है? हाँ माँ, हम आ गए तुम्हारे पास, मैं तेरा बेटा देव ही हूँ। वंदना आंटी बिस्तर पर से उठकर बैठ जाती हैं और देव को अपने सीने से लगाती हुई कहती हैं, मेरा लाल तू कहाँ चला गया था? कब से मैं तेरी राह देख रही थी, और तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैया मुझे माफ़ कर दे, अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। सच्ची कह रहा हूँ मैया, बिना तेरी मर्जी से कहीं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है मेरा जिगर का टुकड़ा, तू यहीं बैठ, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तेरे लिए खाना बना कर लाती हूँ। नहीं मैया, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू अभी आराम कर, हम तेरे लिए खाना बना कर लाऊंगा। लेकिन बेटा, तुझे तो खाना बनाना आता नहीं, फिर कैसे खाना बनाएगा? नहीं माँ, तू आराम कर, हम खाना बना लेंगे, वो भी एकदम स्वादिष्ट व लजीज खाना बनाऊंगा। अच्छा तो ठीक है बेटा, पर आराम आराम से खाना बनाना। हाँ मैया, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं आराम से ही खाना बनाऊंगा। शेरू रसोई के अंदर जाकर गाना गुनगुनाते हुए अपनी मैया के लिए खाना बनाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद भूमि चुपके से दबे पांव घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। रसोई की तरफ से गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनकर भूमि किचन में जाती है और देव को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। भूमि देव को चुपके से पीछे से एक ही झटके में अपनी बाहों में पकड़कर कहती है, मुझे पता था तुम अपने ही घर पर मिलोगे। तुम्हें नहीं पता देव, मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तड़पी हूँ और इंतजार भी की हूँ। शेरू भूमि को अपने पास से हटाते हुए कहता है, कौन? अगले ही पल शेरू भूमि को देखकर समझ जाता है, अच्छा तो आप हैं भूमि जी। भूमि जी नहीं देव, सिर्फ भूमि कहकर पुकारो मुझे। देखो भूमि मैडम जी, जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपका देव नहीं हूँ। मुझे पता है देव तो मुझसे अभी गुस्सा हो इसलिए ये सब बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, और मुझे पता है तुम्हें किस तरह से अपना बनाना है, और तुम्हें मैं अपने प्यार से जीत कर ही रहूँगी। ये क्या बोल रही हो आप? हमने कहा ना, मैं देव नहीं हूँ। भूमि शेरू की बातें नहीं सुनती और रसोई से बाहर निकलकर देव के कमरे में चली जाती है। शेरू गौरव के मोबाइल पर फ़ोन करके भूमि के बारे में सभी बातें बता देता है और गौरव को यहाँ आने को कहता है। गौरव शेरू से फ़ोन पर बात करने के बाद तुरंत ही उसी वक्त जल्दी से इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को कॉल करके देव के घर पर जाने को कहता है। शेरू रसोई में फिर से खाना बनाने लगता है और खाना बनाते ही वंदना जी को खाना खिलाकर दवाई भी खिला देता है और वंदना जी को आराम करने को कहता है। वंदना जी आराम करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद वंदना जी गहरी नींद में सो जाती हैं। शेरू भी खाना खाकर वहीं वंदना जी के पास आराम करने लगता है। आराम करते करते शेरू भी नींद में सो जाता है। भूमि देव के कमरे को सजाकर खुद भी दुल्हन की तरह तैयार होने लगती है। नितिन देसाई और नकुल देसाई भूमि को ढूंढते हुए देव के घर पर आ जाते हैं और चिल्लाकर आवाज़ लगाते हुए कहने लगते हैं, भूमि कहाँ हो तुम? घर के अंदर से बाहर आओ, मुझे पता है
तुम यहीं देव के घर पर हो। भूमि अपने पापा और नकुल की आवाज़ें सुनते ही बहुत डर जाती है और ऊपरी कमरे में छिप जाती है। दोनों की चिल्लाहट से शेरू की नींद खुल जाती है और कमरे से बाहर निकलकर पूछता है, कौन है आप दोनों और इतना शोर क्यों कर रहे हैं? भूमि के पापा नितिन देसाई और नकुल शेरू को देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं और नकुल कहता है, तुम जिंदा हो देव? लेकिन ये कैसे? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये देव का भूत है। भला इतनी ऊंचाई से गिरकर कैसे कोई बच सकता है? हाँ नकुल, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये देव का भूत ही है और हम दोनों को डराने की कोशिश कर रहा है। इसके पास मत जाना। नितिन नकुल को देव के पास जाने से रोकते हुए कहता है। तभी उसी वक्त शेरू एक जोरदार तमाचा नकुल के गाल पर जड़ते हुए कहता है, अब बता, मैं भूत हूँ या फिर इंसान? नकुल अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद तुम्हें अपने हाथों से बहुत मारा था, फिर काली पहाड़ी के नीचे वाली खाई में फेंक दिया था। उस खाई में गिर जाने पर आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आ पाया, लेकिन तुम तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। क्योंकि ये देव नहीं है, शेरू है। देव का हमशक्ल शेरू इंस्पेक्टर घर के अंदर आते हुए बोलता है। नकुल और नितिन जी इंस्पेक्टर को देखकर चौंक जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। अब भागने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को, क्योंकि तुम दोनों ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो अब चलो जेल की हवालात में। जेल का हवा पानी खाना, फिर दिमाग सही ठिकाने पर आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब। इन दोनों को ले जाइए और जेल में डाल दीजिए। इन दोनों की वजह से देव की जान चली गई। आंटी पागल हो गईं और देव के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत ही गलत किया है दोनों ने और इनके किए की सजा भी इनको मिलनी चाहिए। शेरू इंस्पेक्टर से कहता है। शेरू तुम फिक्र मत करो इन दोनों की, इनको तो सजा मिलकर ही रहेगी। अच्छा सुनो शेरू, मैं थाने जा रहा हूँ इन दोनों को लेकर। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। इंस्पेक्टर शेरू से कहता है। हाँ साहब, ज़रूर कॉल कर लूँगा। लेकिन साहब, आपका इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे गौरव का कॉल आया था कि यहाँ पर भूमि आई हुई है, तो देव के गुमशुदा होने में मैं भूमि से पूछताछ के मामले में यहाँ आया था। लेकिन इससे पहले मैं कुछ भूमि से पूछता, उससे पहले ही मुझे इन दोनों से ही सच्चाई का पता लग गया। इंस्पेक्टर साहब दोनों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार करके अपने साथ थाने में ले जाने लगते हैं। भूमि ऊपर कमरे में छुपी हुई देव के बारे में सारी बातें सुन लेती है और जोर से चिल्लाती हुई कहती है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, तुम ही भूमि हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही भूमि हूँ, नितिन देसाई की इकलौती बेटी भूमि देसाई। लेकिन तुम घर में छुपी क्यों थी? और अब तुम अपने पापा को बचाने आई हो तो बचा नहीं सकती। तुम्हारे पापा देव के गुनहगार हैं, तो इनको तो सजा मिलकर ही रहेगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और रही बात छिपने की, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा ये जान पाएँ कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से डरती थी और मैं ये सोचती रही कि मेरे पापा मुझे पकड़कर फिर से मुझे बंद कमरे में कैद करके रखेंगे और नकुल से मेरी शादी करवा देंगे। इसलिए कमरे में ऊपर छुप गई थी। लेकिन अब नहीं डरना मुझे, अपने पापा से कुछ सवालों के जवाब चाहिए इंस्पेक्टर साहब। फिर उसके बाद आप इनको थाने में ले जाकर जेल में रख सकते हैं। ये कैसे बातें कर रही हो बेटी? भला कौन बेटी अपने बाप को जेल में रखने की बात कहता है? भूमि के पापा भूमि से कहते हैं। मैं कहती हूँ पापा, मैं कहती हूँ, क्योंकि आपने जेल में जाने का काम ही किया है। पापा आपने ऐसा क्यों किया? पापा आपने क्यों मेरे देव को मौत में खाई में गिरा दिया? पापा मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ओफो, बाप और बेटी में इतनी नफरत कि बेटी इंस्पेक्टर को कहे मेरे बाप को जेल में ले जाओ। नकुल हंसता हुआ भूमि के करीब आकर कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, दूर रहो मुझसे। मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, तुम बीच में नहीं बोलो तो अच्छा होगा। भूमि गुस्साती हुई नकुल से कहती है, पापा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपने देव के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर आपको देव पसंद नहीं था तो मुझे बता देते, मैं खुशी खुशी आपके बताए हुए रास्ते पर चल देती। लेकिन आप तो मेरे देव के साथ धोखा किया है। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए पापा। अरे भूमि, क्यों अपना खून गुस्से में जला रही हो?
तुम्हारे पापा अब उस काबिल नहीं कि तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाएं। नकुल भूमि से कहता है, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, और क्यों बार बार मेरे और मेरे पापा के बीच आ रहे हो। अपनी औकात में रहो नकुल देसाई, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसके लिए क्या अच्छा होगा, ये तो तुम मेरा जवाब सुनने के बाद ही डिसाइड कर पाओगी। इस तरह बोलने का तुम्हारा क्या मतलब है नकुल? मतलब ये है कि तुम्हारे पापा ने मुझे वो हक दे दिया है जिसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। कौन से हक के बारे में बोल रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ शब्दों में बोलो, बात को घुमाओ फिराओ नहीं। यही कि मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते से जुड़ी सभी बातों का डिसीजन ले सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, तुम्हारी बिना इच्छा जाने हुए भी। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भूमि, तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी सगाई से पहले तुम्हारे पापा की कंपनी लॉस में जा चुकी थी और मैंने उनकी कंपनी को सहारा देकर दोबारा से कंपनी को डूबने से बचाया, और इसके बदले में तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ मेरी सगाई करा दी। लेकिन कुछ दिन बाद खुद तुम्हारे पापा मेरे पास आकर कहते हैं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है और मैं उसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करूँगा। इसे सुनने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत गुस्से में आ गया था। फिर मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और तुम्हारे पापा को अपनी बातों में बहलाया फुसलाया। फिर तुम्हारे पापा फिर से तुम्हारी शादी मेरे साथ करने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। फिर मेरे कहने पर तुम्हारे पापा तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर देव के घर पर गए, और इस बीच में शाम को ही देव का काम तमाम कर दिया था। उसको अपनी औकात दिखाकर ठिकाने लगा दिया। साले कुत्ते नाली के कीड़े, क्या किया मेरे देव के साथ? वही जो मैं करना चाहता था। नकुल की बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब उसके गालों पर लगातार 4-5 जोर जोर से चांटे मारते हुए पूछते हैं, सच सच बता, तूने देव के साथ क्या किया? नकुल राक्षसों की तरह हंसता हुआ कहता है, शहर से दक्षिण में जो काली मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे वाली काली पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया हमने देव को, और मुझे नहीं लगता कि उन काली पहाड़ी से गिरकर कोई बच पाएगा। अगर बच भी गया तो उसे जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे। भूमि रोती हुई कहती है, चुप करो, अब और ना बोलो देव के बारे में इतनी खराब बातें। मेरे देव को कुछ भी नहीं हुआ होगा, वह सही सलामत होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नकुल हंसता हुआ, हा हा हा, मैंने तुम्हारे देव को मार दिया, अब वह जिंदा वापस नहीं लौट कर आ सकता। तुम मेरी बात मानो भूमि, तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसको अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाइए, वरना अभी मेरे हाथ से इसका खून हो जाएगा। प्रताप इंस्पेक्टर कहता है, फिक्र ना करो भूमि, अब मैं दोनों को लेकर पुलिस थाने में जाकर इन दोनों के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज करूंगा कि सारी उम्र दोनों जेल में सड़ेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा को उम्र कैद की सजा से बचा लीजिए, इनकी तो कोई गलती नहीं। मेरे पापा तो बस नकुल की गंदी सोच के शिकार हो गए, वरना मेरे पापा गुनहगार नहीं होते। ठीक है भूमि, पर तुम्हारे पापा को सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन कम समय की। अब हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब दोनों को लेकर चले जाते हैं। गौरव भी रागिनी के साथ थोड़ी देर के बाद देव के घर पर आ जाते हैं। भूमि देव के कमरे में बहुत रोती रहती है। रागिनी जल्दी से भूमि के पास जाकर चुप करवाती हुई कहती है, भूमि अब रोना बंद करो, देव अब इस दुनिया में नहीं और उसके गुनहगार को सजा भी मिल जाएगी। तुम अपने आप को संभालो। नहीं रागिनी, मेरे देव को कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा देव सही सलामत है, और मैं जा रही हूँ उस काली पहाड़ी के नीचे अपना प्यार देव को ढूंढने। मैं उससे दूर नहीं रह सकती, ना ही देव मुझसे दूर रह सकता है। नादान मत बनो भूमि, उस पहाड़ी से गिरकर कोई कैसे बच के वापस आ सकता है? रागिनी भूमि को समझाती हुई कहती है, हाँ सही कहा तुमने रागिनी, बच के नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ ना अपने देव को ढूंढने। बचपना छोड़ो भूमि, देव हम सब से बहुत दूर जा चुका है, अब उसे वापस पाने की जिद ना करो। जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करो। गौरव भूमि से कहता है, नहीं गौरव, ये नहीं हो सकता। अगर मेरी किस्मत में मिलकर हम दोनों का बिछड़ना लिखा है, तो मिलना भी जरूर लिखा होगा। मैं देव को अपनी जिंदगी में वापस लाकर ही रहूंगी, फिर इसके लिए मुझे किसी भी तरह की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं वो सब करूंगी जिससे मैं देव को पा सकूंगी। आज से मेरा जीवन जीने का एक ही लक्ष्य है, देव को ढूंढना।
ठीक है भूमि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। जब तक देव की माँ अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम देव को ढूंढने अकेले नहीं जा सकती हो। शेरू भूमि से कहता है। शेरू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भूमि शेरू की तरफ देखती हुई पूछती है। भूमि, मेरे कहने का मतलब है, तुम अकेले उन काली पहाड़ियों को कैसे पार कर सकोगी? फिर घने जंगल मिलेंगे और उन घने जंगल में भयानक भयानक जंगली जानवर होंगे, तो तुम उन सब का सामना अकेली नहीं कर पाओगी। तुम्हें किसी का साथ होना चाहिए, और वो साथ का सहारा बनकर मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। शेरू बहुत ही प्यार से भूमि को समझाते हुए कहता है। लेकिन शेरू, अभी इस वक्त आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम अभी सिर्फ आंटी का ख्याल रखो। आंटी को अभी तुम्हारा बहुत ही ज़रूरत है, और मैं अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूँगी। तुम मेरी फ़िक्र मत करो। कैसे ना करूँ तुम्हारी फ़िक्र? और मैंने कब कहा कि मैं आंटी का ख्याल नहीं रखूँगा? जब तक आंटी ठीक नहीं हो जाती, तब तक तुम देव को ढूंढने अकेली नहीं जा सकती हो। शेरू गुस्साते हुए बोलता है। हाँ भूमि, शेरू बिल्कुल सही बोल रहा। तुम अकेली मत जाओ, आंटी के ठीक होने का इंतजार कर लो। इतना बड़ा खतरे का मोल तुम अकेली नहीं ले सकती, गौरव भूमि से कहता है। लेकिन गौरव, तुम्हें तो पता है ना, आंटी की तबीयत कब तक ठीक होगी कोई नहीं जानता। फिर मैं इस तरह कब तक इंतजार करूं? और समय बीतता जा रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि देव अभी किस हालत में और कहाँ पर होगा। पर भूमि, तुम्हारा इस तरह से अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। भूमि, अब मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम अकेले नहीं जा सकती हो। बस अब इस बात को खत्म करो, जब तक कि आंटी ठीक नहीं हो जाती। शेरू भूमि पर गुस्साते हुए कहता है। भूमि थोड़ी देर सोचती रहती है, फिर कहती है। हाँ शेरू, तुम सही कह रहे हो। मुझे आंटी के ठीक होने का इंतजार कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही हम दोनों को साथ में जंगलों में जाना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जब तक आंटी ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे। भूमि की बात सुनकर रागिनी बहुत ही खुश हो जाती है, और भूमि को अपने गले से लगाकर कहती है। बहुत अच्छा किया बहन, जो शेरू की बात मान ली तूने। बहन, अब मैं और गौरव जा रहे हैं यहाँ से। तुम्हें कभी भी किसी भी समय पर अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना, हम दोनों चले आएंगे। हाँ हाँ ठीक है रागिनी बहन, मैं कॉल कर लूँगी। भूमि और शेरू मिलकर दोनों ही वंदना जी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। पूरे 15 दिन बीतने के बाद वंदना जी नींद में सोई रहती हैं। फिर अचानक से चिल्लाती हुई कहने लगती हैं। महेश जी, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आंटी? अभी तो आप सोई हुई थीं कि आपने कोई बुरा सपना देखा? भूमि दौड़ती हुई वंदना जी के पास आकर पूछती है। हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ, पर मैंने तेरे अंकल महेश जी को सपने में देखा। वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे और रोते हुए कहने लगे, मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम देव और भूमि का ख्याल रखना। बेटी, महेश जी तो अभी यहीं पर थे, कहाँ चले गए? कहीं दिख भी नहीं रहे। वंदना जी अपने चारों तरफ देखती हुई बोलती हैं। भूमि वंदना जी से पूछती है। आंटी, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था? तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनने पर मेरा सर भारी भारी सा लगने लगा। इतना कहते ही वंदना जी अपना सर पकड़कर बैठने की कोशिश करती हैं। तभी वंदना जी को कुछ याद आने लगता है और कहने लगती हैं। हाँ बेटी, मुझे कुछ कुछ याद आने लगा। जब तुम शादी का जोड़ा पहनकर देव से मिलने यहाँ आई थीं, बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी देव देर रात तक घर नहीं आया। फिर अगली सुबह गौरव और महेश जी थाने जाकर देव के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाए थे। हाँ आंटी, आप सही बोल रही हैं, आपको तो सब कुछ याद आ रहा। आंटी, कुछ और भी याद करने की कोशिश कीजिए, भूमि वंदना जी से कहती है। वंदना जी याद करने की कोशिश करती हैं, तभी उनके सर में जोर जोर से दर्द होने लगता है, और भूमि से कहती हैं। बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़ा लेकर मेरे सर पर बार बार चोट की मार कर रहा है, और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। वंदना जी अभी बोलती ही रहती हैं, तभी वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। वंदना जी की ऐसी हालत देखकर भूमि बहुत ही डर जाती है।
और चिल्लाती हुई शेरू को आवाज़ लगाकर बुलाती है। शेरू भूमि की आवाज़ सुनते ही दूसरे कमरे से दौड़ा चला आता है और वंदना जी को बेहोशी की हालत में देखकर भूमि से पूछता है, क्या हुआ माँ को? इस तरह अचानक से कैसे बेहोश हो गई? भूमि डरती हुई धीमी आवाज़ में शेरू को सभी बातें बता देती है। शेरू जल्दी से हल्के पानी का छींटा वंदना जी के चेहरे पर मारता है और होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर बाद वंदना जी होश में आ जाती हैं और रोती हुई कहने लगती हैं, देव बेटा, जब तुम उस दिन घर पर नहीं थे तब मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और तेरे पापा मेरी बिगड़ती तबीयत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम्हारे पापा भी बेहोश हो गए थे बेटा। तेरे पापा अभी इस वक्त कहाँ हैं? उनको बुलाओ ना, मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं। माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये घटना उसी दिन हुई जब आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर आप पापा को बेहोश देखकर उनको पहचानने से इनकार कर गईं और आप अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थीं, इसलिए ये सच्चाई आपसे छिपी रही। पर माँ, सच्चाई यही है, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वंदना जी महेश जी के खोने की खबर सुनते ही दहाड़ मारकर रोने लगती हैं। शेरू वंदना जी को अपने गले से लगाकर वो भी रोने लगता है। वंदना जी शेरू से कहती हैं, बेटा, मैं कैसी अभागन हूँ जो अपने पति को आखिरी बार भी नहीं देख पाई, ना ही उनकी सेवा कर पाई। शेरू माँ को चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ माँ, ऐसे ना बोलो, खुद को अभागन ना कहो। और एक बात सुनो माँ, एक माँ कभी भी अभागन नहीं बल्कि भाग्यवान होती है। तुम तो मेरे लिए भगवान जैसी हो और हमेशा ही रहोगी। वंदना जी बहुत रोती हैं। शेरू उनको समझा बुझाकर चुप करा देता है और कहता है, माँ, कुछ दिन के लिए मौसी के घर पर जाकर हो आइए, आपका मन बहल जाएगा। वंदना जी अपनी बहन रश्मि के घर जाने के लिए राजी हो जाती हैं और अगले ही दिन शेरू वंदना जी को रश्मि के घर पर छोड़ आता है। भूमि शेरू से कहती है, तुमने आंटी से सच्चाई क्यों छिपाई? उनको सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी अभी आंटी सदमे से बाहर आई हैं और उनको एक और सदमा दे दूं कि मैं देव नहीं, मैं ये सच अभी नहीं बता सकता। तो फिर कब बताओगे? आखिर कब तक देव बनने का नाटक उनके पास करते रहोगे जब तक कि हम दोनों मिलकर देव को ढूंढ नहीं लेते? इसका मतलब अब हम दोनों देव को ढूंढने के लिए जाएंगे। भूमि खुश होकर हंसती हुई पूछती है, हाँ भूमि, अब वो दिन आ चुका है। अब बिना देरी किए हुए हम दोनों को निकल जाना चाहिए देव को ढूंढने। और वंदना आंटी भी अपनी बहन के घर पर हैं, तब तक हम दोनों मिलकर देव को ढूंढ ही लेंगे। हाँ शेरू, तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, हम दोनों मिलकर देव को ढूंढ लेंगे। दोनों ही पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सभी बातें शेरू गौरव को फ़ोन करके बता देता है। दोनों ही अगली सुबह दक्षिण वाली काली मंदिर में जाकर पूजा करके देवी काली मैया से आशीर्वाद लेकर पहाड़ी पर से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करने लगते हैं। भूमि पहाड़ से नीचे जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश करती है। शेरू भूमि को ऐसा करते देखकर कहता है, भूमि, आराम आराम से उतरो, ये पहाड़ है, समतल मैदान नहीं जो आसानी से उतर जाओगी। तुम सलामत रहीं तभी आगे का सफ़र तय कर पाओगी। शेरू की बातें सुनते ही भूमि कहती है, हाँ ठीक है, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। भूमि का पांव फिसलन वाली पहाड़ पर आ जाता है और भूमि फिसलती हुई गिरने लगती है। भूमि को गिरते देख शेरू चिल्लाते हुए कहता है, भूमि, अपने पकड़ पर जोर बनाओ, कस के कोई भी चीज़ पकड़ लो, तुम बच जाओगी गिरने से। शेरू, कोशिश कर रही हूँ लेकिन हाथ में कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा। भूमि अभी बोलती ही रहती है, तभी जोर से फिसलने लगती है और फिसलते हुए पहाड़ से एक नदी निकली है, उसी नदी में गिर जाती है और पानी के बहाव में बहने लगती है। भूमि जोर से चिल्लाती हुई, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भूमि के चीखने की आवाज़ सुनते ही वो भी बिना अपनी सलामती की परवाह किए हुए तेजी से फिसलने लगता है और उसी नदी में गिरकर बहने लगता है। नदी में पानी बहाव बहुत ही तेज रहने के कारण भूमि पानी में अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाती है और डूबने लगती है। डूबने के क्रम में भूमि खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो सांस लेने में पानी घूंट ब घूंट पीती जाती है, जिसके कारण उसके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो डूबने लगती है। शेरू भूमि को
पानी में डूबता हुआ देखकर अपने शरीर के पानी में संतुलन बनाए रखते हुए भूमि के पास आकर उसको कसकर पकड़ता हुआ नदी के किनारे पर लेकर आता है। भूमि बहुत ही ज्यादा नदी का पानी पी चुकी थी। शेरू भूमि का पेट फूला देखकर उसको जल्दी से पेट की तरफ से जमीन पर लिटा देता है और जोर जोर से पीठ दबाने लगता है। शेरू के ऐसा करने से ही भूमि के शरीर का पानी तो निकल जाता है, पर वो होश में नहीं आती। भूमि को बेहोश देखकर शेरू नदी के किनारे इधर उधर देखने लगता है। चारों तरफ बस घना जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता है। अरे ये क्या, यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है। मैं भूमि को होश में कैसे लाऊं? शेरू भूमि को वहीं नदी के किनारे छोड़कर अंदर जंगल की तरफ बढ़ता हुआ जोर से चिल्लाता है, कोई है यहाँ? मुझे मदद की जरूरत है, कोई मेरी मदद करे। तभी उसी वक्त शेरू के पीछे से एक बाबा कुटिया में से निकलते हुए पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेरू अपने पीछे से आवाज सुनकर डर जाता है और सोचने लगता है, अभी अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, फिर ये किसकी आवाज है? शेरू बाबा की तरफ घूमकर उनको देखता हुआ पूछता है, आप यहाँ अचानक कैसे? मैं अभी इस रास्ते से गुजरा हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिखा और अगले ही पल आप यहाँ आ गए। कौन हैं आप? बाबा शेरू के करीब आकर उसको गौर से देखते हुए कहते हैं, अरे तुम तो वही शेरू हो ना, जो कुछ दिन पहले इस नदी से बहकर आया था। शेरू बाबा की बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, बाबा आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटा, मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन तूने ऐसा क्यों पूछा? क्या तुझे कुछ भी याद नहीं, या फिर तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो इसलिए अभी कुछ दिन पहले की बात याद नहीं? लेकिन बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अच्छा बेटा, ये सब छोड़ो, पहले ये बता, तू मदद के लिए क्यों आवाज़ लगा रहा था? तुझे कोई परेशानी है क्या? हाँ बाबा, पर मुझे नहीं, मेरी दोस्त भूमि को। अच्छा, पर तेरी दोस्त भूमि कहाँ पर है? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बाबा, मैंने उसको वहीं नदी किनारे पर सुला रखा है। अच्छा तो ठीक है, तू जल्दी से भूमि को लेकर मेरी कुटिया में आ जा। कुटिया? लेकिन बाबा, कुटिया तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही। शेरू जंगल में इधर उधर देखते हुए कहता है, बाबा अपनी कुटिया शेरू को दिखाते हुए कहते हैं, बेटा ये देख, हरी पत्तियाँ और हरी झाड़ियों से कुटिया ढकी रहती है ताकि कोई जंगली जानवर इसमें प्रवेश ना कर सके। अब तू जा जल्दी से भूमि को मेरे पास ले आ ताकि उसका सही उपचार कर सकूं। शेरू भूमि को जल्दी से बाबा की कुटिया में ले आता है। बाबा भूमि की नस, नाड़ी व हृदय की धड़कन जांच करके औषधि और माथे पर लेप लगाकर उसको आराम करने देते हैं। पूरे 2 घंटे के बाद भूमि होश में आ जाती है और होश में आते ही भूमि शेरू से पूछती है, शेरू अभी हम दोनों कहाँ हैं और मुझे क्या हुआ है? भूमि, अभी हम दोनों नदी किनारे के जंगल में बाबा वैद्य जी की कुटिया में हैं और ये बाबा मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं और वो मेरा नाम भी जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? नहीं नहीं भूमि, यहाँ तो मैं पहली बार ही आया हूँ। शेरू की बात सुनकर भूमि हंसने लगती है। भूमि को हंसते देखकर शेरू पूछता है, तुम्हें अचानक क्या हुआ जो तुम हंसने लगी? जिसे बाबा ने देखा है वो तुम नहीं, वो मेरा देव है। इसका मतलब मेरा देव सही सलामत है। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक हो और किसकी बात कह रही हो? कौन सही सलामत है? बाबा भूमि से पूछते हैं। बाबा, अभी कुछ घंटे पहले आपने शेरू के बारे में जो कुछ बताया वो सब मुझे अच्छे से बताइए। तुम क्या कह रही हो? बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, आप जिसे शेरू समझ रहे हैं वो शेरू नहीं बल्कि मेरा देव है और शेरू अभी इस वक्त यहाँ मेरे पास है और वो जो गांव में है वो सिर्फ मेरा देव है। बेटी, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा अच्छे से। तुम्हारी बातों का मतलब तुम मुझे अच्छे से समझाओ, शायद मैं समझ पाऊँ। भूमि देव के बारे में और अपने बारे में अगले पिछले जन्म की सभी बातें बाबा को अच्छी तरह से बता देती है। अब बाबा सब कुछ समझ जाते हैं और देव के साथ हुई सभी बातों को बताने लगते हैं। बेटी, कुछ दिन पहले इसी नदी के किनारे पर देव बेहोशी की हालत में सोया पड़ा था और उस दिन गांव में हर साल मनाई जाने वाली माता दुर्गा की पूजा वंदना और आरती थी। सभी गांव वाले गंगा स्नान के लिए इसी नदी में आए थे, लेकिन स्नान से पहले ही शोर मच गया। कोई नदी में डूबकर अपनी जान ले ली है।
फिर गांव वाले आपस में सलाह मशवरा करके देव को मेरे पास उपचार के लिए ले आए। उस वक्त देव की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। मैं उसके उपचार में दिन रात लगा रहा और वो ठीक हो गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। उसको कुछ भी याद नहीं था। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। मैं बहुत परेशान रहने लगा उसके लिए और जंगल से अनेक प्रकार की जड़ी बूटी से उसका उपचार करने लगा, पर उसकी याददाश्त में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं दिखा। फिर कुछ दिन बाद एक लड़की मेरे पास उपचार के लिए आई थी। जंगल के उस पार वाले लूणी गांव से, उसका नाम भोली है। और वो देव को देखते ही कहने लगी, ये तो मेरे भैया शेरू हैं, मेरी मौसी का लड़का है। वैद्य जी, मेरे भैया आपको कहाँ मिले और इनकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? इनको कुछ भी याद नहीं। मैंने भोली को देव के बारे में सारी बात बता दी। फिर भोली अपने साथ शेरू को भी ले गई और बीच बीच में उसकी दवा के लिए भी कभी कभी आती रहती है। भूमि बाबा की बात सुनते ही शेरू की तरफ देखने लगती है और मानो ऐसे देखती है जैसे पूछ रही हो, शेरू बताओ क्या बाबा सच बोल रहे हैं? तुम्हारी मौसी लूणी गांव में बसती हैं। शेरू भूमि के नज़रों का सवाल को समझ जाता है और कहने लगता है, हाँ भूमि, बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी मौसी लूणी गांव में बसती हैं और उनकी एक बेटी भोली भी है। शेरू की बात सुनते ही भूमि की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो शेरू से बहुत ही प्यार से कहती है, तो चलो ना अपनी मौसी के गांव में, मुझे देव से मिलना है, अब और इंतजार नहीं कर सकती। भूमि की आंखों में देव के लिए बेपनाह प्यार देखकर शेरू की आंखें भी नम हो जाती हैं और कहने लगता है, हाँ भूमि चलो, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। दोनों राह चलते राही से पूछते पूछते लूणी गांव में पहुंच जाते हैं। शेरू गांव की तरफ देखते हुए भूमि से कहता है, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। मैं बहुत साल पहले यहाँ पर आया था, इसलिए मुझे अपनी मौसी का घर का रास्ता नहीं मालूम। फिर भी पूछता हूँ किसी से, शायद कोई मदद मिल जाए। शेरू, वो देखो सामने एक वृद्ध व्यक्ति है, उनसे पूछो, वो शायद बता दें। भूमि शेरू से कहती है। उस वृद्ध व्यक्ति से पूछकर आगे की ओर दोनों साथ में चलने लगते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा भूमि को देखते ही कहता है, अरे आप तो वही तस्वीर वाली दीदी हो। आपकी ही तस्वीर दिन रात शेरू भैया बनाते रहते हैं। फिर उस बच्चे की नज़र शेरू पर पड़ती है। वो बच्चा शेरू को देखकर हैरान हो जाता है। अरे लेकिन यहाँ भी शेरू भैया हैं और वहाँ घर पर भी शेरू भैया हैं। इतना बोलते ही वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है। भूमि बच्चे को रोकती हुई कहती है, रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। पर वह बच्चा नहीं रुकता और वह और भी तेजी से भागने लगता है। भूमि और शेरू भी उस बच्चे के पीछे पीछे भागने लगते हैं। वह बच्चा भागते भागते एक घर के पास जाकर रुक जाता है। भूमि हाँफती हुई वहीं रुक जाती है और हाँफते हुए कहती है, तुमने तो मुझे थका ही दिया, अब तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर वह बच्चा फिर भी नहीं रुकता है और घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर बच्चे को जाते देख भूमि वहीं खड़ी होकर उस बच्चे को आवाज़ लगाती है, रुको, कहाँ अंदर चले गए, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भूमि को हाँफते हुए देख शेरू कहता है, भूमि थोड़ी सांस तो ले लो। फिर उस बच्चे को आवाज़ लगाता है। भूमि शेरू की बात मानकर आवाज़ लगाना बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वह बच्चा घर के अंदर से देव को लेकर आता है। भूमि देव को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और इस खुशी में वो रोने व हंसने भी लगती है। शेरू भी देव को देखकर बहुत खुश हो जाता है और भूमि से कहता है, भूमि तुमने बिल्कुल सत्य कहा था कि देव मर नहीं सकता। जाओ भूमि, देव के करीब जाओ। भूमि देव के करीब जाती है और देव चुपचाप भूमि को एकटक देखता रहता है। भूमि देव को खामोश देखकर उसे अपने गले से लगाकर रोती हुई कहती है, देव अपने घर चलो, वहाँ तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। देव भूमि को अपने सीने से हटाते हुए पूछता है, तुम कौन हो और कौन से घर पर चलने की बात कर रही हो? मेरा घर तो यहीं पर है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा अपना घर छोड़कर। भूमि देव की बातें सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद घर के बाहर शेरू की मौसी और बहन भोली आती हैं और दो दो शेरू को देखकर दोनों चौंक जाती हैं। शेरू अपनी मौसी व बहन भोली को सब कुछ बता देता है। भूमि फिर से देव से कहती है, देव अपने घर चलो, वहाँ तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। पर इस बार भी देव
भूमि को जवाब देता है, कौन सा अपना घर पर चलने की बात कर रही हो? मेरा घर तो यहीं पर है। भूमि देव की बातों से मायूस हो जाती है। भोली भूमि को मायूस देखकर कहती है, देव भैया की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए भैया आपको नहीं पहचान रहे, लेकिन एक बात उनमें हमेशा से मौजूद है, वह सिर्फ आपकी तस्वीर बनाते रहते हैं। भूमि जी, आप मेरे साथ घर के अंदर चलिए, मैं आपको उनके द्वारा बनाई हुई तस्वीरों को दिखाती हूँ। भूमि भोली के साथ घर के अंदर चली जाती है। भूमि के पीछे पीछे से शेरू भी आ जाता है और भोली भूमि और शेरू को घर के दीवारों पर कागजों पर बहुत सारी देव के द्वारा भूमि की बनाई तस्वीर को दिखाने लगती है। भूमि अपनी तस्वीर को देखकर कहने लगती है, इसका मतलब देव मुझे भूला नहीं, बस उसकी याददाश्त चली गई है। पर मैं उसकी याददाश्त कैसे वापस लाऊं? तुम फिक्र मत करो भूमि, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हम दोनों मिलकर देव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे, फिर जल्द ही उसका याददाश्त वापस आ जाएगा। शेरू भूमि से कहता है। भूमि शेरू के उदास भरी नज़रों से देखते हुए चुपचाप बिना कुछ बोले घर के बाहर चली जाती है। शेरू भी भूमि के पीछे पीछे जाता है। भूमि मौसी के घर से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। शेरू भूमि के करीब आकर उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, भूमि इस तरह से उदास ना हो, हिम्मत ना हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव को कुछ याद नहीं तो क्या हुआ, वो सिर्फ तुम्हें पहचानने से इनकार किया है और तो कुछ नहीं बोला ना। और सबसे अच्छी बात देखो, उसमें वो आज भी तुम्हारी तस्वीर बनाता रहता है। चलो भूमि, देव के पास चलो, उससे कुछ बातें करो, हो सकता है तुम्हारी बातों के असर से देव को कुछ याद आ जाए। शुक्रिया शेरू, मैं जानती हूँ सिर्फ शुक्रिया शब्द बहुत ही कम है तुम्हारी शुक्रिया अदा करने के लिए, उससे कई ज़्यादा तुम मायने रखते हो, पर मैं अभी सिर्फ शुक्रिया अदा ही कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। शेरू मुस्कुराते हुए कहता है, किस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हो और क्यों? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त को शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। नहीं शेरू, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो, शायद दोस्त से भी बढ़कर हो। अब तक तुमने मेरा साथ ही साथ दिया है और अभी भी देव के मिल जाने पर भी तुम मेरे ही साथ हो। शेरू, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें अब और परेशानी झेलनी पड़े, इसलिए अब तुम्हें अपने गांव चले जाना चाहिए। वहां आंटी को तुम्हारी ज़रूरत होगी और आगे का रास्ता मैं खुद ही तय कर लूँगी। भूमि शेरू से नज़रों को चुराते हुए बोलती है, कैसी बातें कर रही हो भूमि, मैं तुम्हें इस मोड़ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम मुझे दोस्त से बढ़कर बोलती हो ना, तो एक दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत में कैसे देख सकता है? जब तक देव की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और तुम मुझे शुक्रिया अदा करने की बात कर रही हो ना, तो वैसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। मेरे कहने का मतलब है, तुम उदास ना रहो, एक बार मेरे लिए मुस्कुरा दो, मैं समझ लूँगा तुमने मुझे शुक्रिया अदा कर दिया। शेरू की बातें सुनकर भूमि हंसती हुई गले से लगकर कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे गम में भी साथ देने के लिए। शेरू भूमि से कुछ कहना चाहता है, तभी देव भूमि के पास आकर उसको शेरू के सीने से अलग करता हुआ भूमि का हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूर चलकर नदी किनारे के पास ले आता है। शेरू वहीं पेड़ के पास खड़ा होकर चुपचाप उन दोनों को देखते हुए भगवान से दुआ करता है, हे भगवान, देव को भूमि के बारे में सब कुछ याद आ जाए। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि देव की याददाश्त जल्दी ही वापस लौट आए। मुझसे भूमि का दुख देखा नहीं जाता, जब भी भूमि रोती है तो मेरा भी दिल रोता है। देव नदी किनारे पर आकर भूमि का हाथ जोड़कर बैठने को कहता है। भूमि चुपचाप बैठ जाती है। देव वहीं नदी किनारे खुद भी बैठ जाता है और नदी की रेत से सिर्फ कुछ ही मिनटों में भूमि की तस्वीर बनाकर पूछता है, क्या ये तुम हो? अगर तुम हो तो तुम कौन हो और बार बार तुम्हारी तस्वीर क्यों बनाता हूँ? भूमि खुश होकर देव के करीब आकर अपनी बाहों में भरती हुई कहती है, देव मैं। भूमि का देव को पकड़ना उसे अच्छा नहीं लगता और वो खुद से भूमि को अलग करते हुए कहता है, मेरे इस तरह से करीब मत आओ, पहले तुम बताओ कौन हो, उसके बाद ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। ठीक है देव, जब तक तुम्हारा याददाश्त वापस नहीं आ जाता मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। देव, मैं जो भी बोलने जा रही हूँ तुम पूरी बात को सुनकर समझना और याद करने की कोशिश करना।
हो सकता है शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। देव, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम दोनों का रिश्ता जन्म जन्मों का है। तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। हम दोनों का जन्म शादी के पवित्र रिश्ते से जुड़ने के लिए हुआ है। तुम मेरी तस्वीर यूं ही नहीं बनाते हो। तुम्हारी यादों में सिर्फ मैं बसी हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल कर भी भूले नहीं। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मेरी तस्वीर पिछले जन्म से लेकर इस जन्म में भी मेरी तस्वीर बनाते रहे हो, क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। देव, तुम्हारी याददाश्त जाने का जिम्मेदार मेरे पापा और नकुल हैं। नकुल नहीं चाहता था कि हम दोनों की शादी हो, फिर वो चुपके से तुम्हें पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया और तुम नदी से बहते हुए इस गांव में पहुंच गए और ज़्यादा चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। इस तरह भूमि देव को पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक की सभी बातें विस्तार में बता देती है। देव भूमि की बातें सुनकर चिल्लाता हुआ कहता है, चुप हो जाओ, तुम झूठ बोल रही हो। वो मेरा याददाश्त नहीं गया। हो सकता है तुम्हारी कोई चाल हो, और वह मेरी शक्ल का वो कौन है जिससे तुम गले लगी थीं। भूमि मुस्कुराती हुई कहती है, वह तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ऐसा दोस्त जो तुम्हारे घर परिवार को संभाला और मेरा भी बहुत साथ दिया, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ शेरू की वजह से ही। अगर वह ना होता तो मैं शायद तुमसे मिल भी ना पाती और शायद हमारा मिलन भी ना हो पाता। देव, तुम मेरी बातों का विश्वास करो, मैं जो भी बता रही हूँ वही सही है। देव जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम वापस अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हारा देव नहीं हूँ। भूमि भी चिल्लाती हुई कहती है, अगर तुम मेरे देव नहीं हो तो फिर तुम मेरी तस्वीर क्यों बनाते रहते हो। बोलो देव, जवाब दो, मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए। देव भूमि से नज़र चुराता हुआ कहता है, मुझे नहीं देना तुम्हारे सवालों का जवाब। लेकिन क्यों क्यों नहीं देना चाहते हो मेरे सवालों का जवाब। भूमि भी चिल्लाते हुए पूछती है। देव बिना कुछ बोले वहां से भागने लगता है। भूमि भी देव के पीछे पीछे भागती आती है। शेरू दोनों को एक दूसरे के पीछे भागता हुआ देख वो भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। देव घर पर पहुंचकर मौसी से कहता है, मौसी, तुम इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखो, यहाँ से इसको भगा दो, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मौसी देव से पूछती हैं। मौसी, मैं उसका पति हूँ, ऐसा इसने बोला। कह दो मौसी कि ये झूठ बोल रही है। देव मौसी से कहता है, बेटा तुम ही भूमि के पति हो, भूमि बिल्कुल सत्य बोल रही है, तुम भी इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। मौसी देव को समझाते हुए कहती हैं, लेकिन मौसी, इसके मांग में मेरे नाम का सिंदूर भी नहीं है, फिर मैं कैसे समझूं कि ये मेरी पत्नी है। देव कहता है। देव की बात पर शेरू कहता है, तो भर दो मांग में सिंदूर अपने नाम का अपने हाथों से और बना लो भूमि को हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी। तुम हम दोनों के बीच में क्यों बोल रहे हो। शेरू देव पर गुस्साते हुए कहता है, क्यों ना बोलूं, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। क्या लगती है भूमि तुम्हारी, तुम्हें पता भी है। तुम्हारे लिए भूमि अपनी जान की बाजी लगाकर नदी में डूबकर खुद को मुश्किल में डालकर तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई है, और आज तुम भूमि को पहचानने से इनकार कर रहे हो। शेरू देव से कहता है, ठीक है, भरूंगा मैं मांग भूमि की अपने हाथों से अपने नाम का सिंदूर, लेकिन ऐसे नहीं। तुम मेरे लिए शादी का मंडप सजाओ और पंडित को बुलवाओ, फिर मैं भूमि से शादी करूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। देव शेरू से कहता है। शेरू हंसता हुआ कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं भूमि का शादी का मंडप सजाऊं। मैं बहुत खुश हूँ देव, तुम भूमि से शादी करना चाहते हो। मैं आज ही शाम तक तुम्हारा और भूमि का शादी करवाऊंगा। मैं अभी से शादी का मंडप तैयार करके सजा देता हूँ। मौसी, तुम पंडित जी को बुलाकर खबर कर दो। हाँ बेटा, जरूर। मैं पंडित जी के पास जाकर खुद उनको सभी बातें बताकर उनको समय पर आने को कहती हूँ। बेटी भोली, तुम भूमि को दुल्हन बनने में मदद करो। हाँ माँ, मैं भूमि की मदद करती हूँ। भोली भूमि के पास आकर कहती है। शेरू शादी के मंडप सजाने लगता है। शादी के मंडप सजते ही देव को तैयार होने के लिए कहता है। देव, शादी की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। शेरू देव की तरफ देखते हुए कहता है। शेरू के बोलने पर देव कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गुमसुम उदास कुछ सोचता रहता है।
क्या हुआ दोस्त, कौन से ख्यालों में खोए हुए हो? आज तुम्हारी शादी भूमि के साथ होने वाली है। यूं ना उदास रहो, अपने चेहरे पर खुशी वाली मुस्कान और रौनक लाओ। शेरू देव से कहता है। देव शेरू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरी शादी होने जा रही है। मुझे खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। शायद का क्या मतलब है? शेरू देव से पूछता है। अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं, ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ सवाल हैं जो मैं खुद में ढूंढ रहा हूँ। देव शेरू की तरफ देखते हुए बोलता है। शेरू देव की बात सुनते ही हैरान होकर पूछने लगता है, कौन सा सवाल, मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। नहीं शेरू, मुझे उन सवालों का जवाब तुमसे नहीं जानना है। देव अपनी नज़रें शेरू से चुराते हुए कहता है। ठीक है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। शेरू देव से कहता है। हाँ बिल्कुल कहो, मैं सुनने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब सही से दे पाऊंगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैं सिर्फ भूमि का अच्छा दोस्त हूँ, और दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं। भूमि तुम तक पहुँचना चाहती थी, और वह अकेले ही खुद तुम्हें पाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने को तैयार थी, लेकिन मैंने उसे अकेले नहीं आने दिया, और उसे जब जब मेरी ज़रूरत पड़ी तब तब मैंने उसका साथ दिया। और आज भूमि तुम्हें अपना सब कुछ मानकर तुम्हारे संग शादी करने के लिए तैयार है, तो तुम बेमतलब के सवालों में उलझे खोए हुए हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो देव, और इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम भूमि की मांग में सिंदूर भरोगे। खैर इन सब बातों का अभी समय नहीं है, चलो अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ तुम्हें तैयार होने में, या फिर तुम खुद ही तैयार हो जाओगे? अगर तुम मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम भूमि के सबसे अच्छे दोस्त हो। और हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बात का एहसास मुझे तब होगा जब मैं भूमि की मांग में सिंदूर भरूंगा। और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर शक किया। नहीं मेरे दोस्त, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम भूमि को हमेशा ही बहुत खुश रखना, उसकी आंखों में एक भी बूंद आंसू ना आए। हाँ बिल्कुल, मैं भूमि का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब चलो मुझे जल्दी से दूल्हा बनाकर तैयार कर दो। शेरू देव को दूल्हा बनाकर तैयार कर देता है। मौसी जी पंडित जी को लेकर आ जाती हैं और शेरू को आवाज़ लगाकर बुलाती हैं। शेरू जल्दी से देव को लेकर, आओ पंडित जी आ गए हैं। अरे वाह, पंडित जी भी आ गए, चलो देर ना करो। अब तुम दोनों की शादी के बंधन में बंध जाने का वक्त आ गया है, और तुम दोनों की शादी होते ही मैं आज़ाद हो जाऊंगा। शेरू हंसते हुए कहता है। क्यों, ऐसा क्यों बोले? क्या कहने का मतलब है मैं आज़ाद हो जाऊंगा? देव शेरू से पूछता है। अरे नहीं नहीं देव, तुम गलत समझ लिए। मेरे कहने का मतलब है, आज के बाद से भूमि तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी, और तुम भूमि की देखभाल भी करने लगोगे, और मेरी जरूरत भूमि को नहीं पड़ेगी। तो मैं इस तरह से हो जाऊंगा ना आज़ाद? शेरू देव की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है। हाँ शेरू, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। आज से ही मैं भूमि का ख्याल रखूंगा। चलो अब मंडप में चलते हैं। शेरू देव को अपने साथ लेकर शादी के मंडप में ले जाकर बैठा देता है। मौसी शेरू से कहती हैं, बेटा शेरू, भूमि बिटिया को भी बुलाकर ले आओ। पंडित जी कह रहे हैं शुभ मुहूर्त कहीं निकल ना जाए। हाँ हाँ मौसी, मैं भूमि को लेकर आता हूँ। इतना कहते ही शेरू भूमि के कमरे के बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, दुल्हन तैयार हो गई है क्या? मैं देव की दुल्हन लेने अंदर आ सकता हूँ? हाँ भैया, देव की दुल्हन तैयार हो गई है, तुम अंदर आ सकते हो। भोली कमरे के अंदर से आवाज़ देती है। शेरू खुश होकर हंसते हुए कमरे में अंदर चला जाता है। शेरू की नज़रें भूमि पर पड़ते ही वो चुपचाप एकटक लगाए हुए भूमि को देखते हुए अपने मन में सोचता है, कितनी सुंदर लग रही है, मानो स्वर्ग से कोई बहुत ही सुंदर अप्सरा धरती पर मनुष्य के रूप में उतर आई है। क्या हुआ शेरू, कुछ तो बोलो, खामोश क्यों खड़े हो? मैं कैसी लग रही हूँ? भूमि मुस्कुराती हुई पूछती है। तुम्हारी खूबसूरती का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तुम्हारे सुंदर मुख चंद्रमा के समान चमकता हुआ शीतल हवा सी ठंडक लिए, मानो ऐसे जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा आज धरती पर उतर आई हो। भगवान से दुआ करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो।
जिंदगी भर तुम्हें देव का प्यार व साथ मिलता रहे, नजर ना लगे तुम्हारी खुशियों को कभी भी किसी की भी। शेरू भूमि की सुंदरता का वर्णन करता है। रहने दो शेरू, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ जो इतनी सारी तारीफ कर रहे हो। अब चलो मुझे लेकर शादी के मंडप में। नहीं भूमि, अभी एक चीज लगाना बाकी है और कुछ मांगना भी। भूमि शेरू के सवाल सुनते ही कहती है, क्या लगाना बाकी रह गया और क्या मांगना चाहते हो? शेरू श्रृंगार सामग्री के पास जाकर काजल की डिबिया अपने हाथों में लेकर उंगलियों से थोड़ा सा काजल निकालकर भूमि को काजल का काला टीका लगाते हुए कहता है, मेरी खूबसूरत दोस्त को नजर ना लगे इसलिए काजल का टीका लगा दिया। शेरू का फिक्र करना देख भूमि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी आवाज भारी किए हुए बोलती है, इतनी फिक्र मत करो शेरू, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये बताओ मुझसे क्या मांगना चाहते हो? बस तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानती हो ना? तो आखिरी बार मुस्कुराते हुए अपने गले से लगा लो, उसके बाद मैं तुम्हें शादी के मंडप में बैठाकर यहाँ से अपने गांव चला जाऊंगा। सिर्फ शादी के मंडप में बैठाकर चले जाओगे, पूरी शादी नहीं देखोगे? नहीं, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो पूरी शादी होने के बाद ही जाऊंगा। भूमि मुस्कुराते हुए देव को अपने गले से लगा लेती है। दोनों चुपचाप थोड़ी देर तक गले से लगे रहते हैं। अगले ही पल शेरू कहता है, चलो भूमि, शादी के मंडप में मुहूर्त का समय हो चुका है। भूमि शादी के मंडप में आकर बैठ जाती है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए देव और भूमि का गठबंधन करवाते हैं और शादी की रस्म होने लगती है। सभी विधि व्यवहार के अनुसार शादी के पूरे रीति रिवाज के अनुसार होने लगती है। पंडित जी देव और भूमि को खड़े होकर जलती हुई अग्नि के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने को कहते हैं। दोनों साथ में अग्नि की तरफ देखकर जलती हुई अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने लगते हैं। जलती अग्नि की तरफ देव फेरे लेते वक्त गौर से देखते रहता है और कुछ तस्वीरें धुंधली धुंधली देव को नजर आने लगती हैं। फेरे के अभी 4 ही भंवर पूरे हुए थे, तभी वो धड़ाम से गिरता हुआ बेहोश हो जाता है। देव को गिरते देख सभी बहुत डर जाते हैं। भूमि देव की ऐसी हालत देख रोने लगती है। देव को शादी के मंडप से उठाकर कमरे में ले जाकर बेड पर सुलाकर सभी होश में लाने की प्रक्रिया करने लगते हैं, लेकिन देव को होश नहीं आता है। सभी कमरे से बाहर निकलकर देव के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन भूमि देव के पांव के पास बैठी हुई उसके होश में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। लगभग आधे घंटे के बाद देव होश में आ जाता है। देव होश में आते ही भूमि को आवाज लगाने लगता है, भूमि भूमि भूमि। भूमि जल्दी से देव के करीब आकर कहती है, देव मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ, क्या हुआ तुम्हें अचानक जो तुम गिरकर बेहोश हो गए? देव उठकर बैठता हुआ कहता है, मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे तो पहाड़ों से नीचे गिरा दिया गया था। भूमि देव को सारी बातें बता देती है। देव सभी बातें सुनते ही भूमि को अपने गले से लगाते हुए कहता है, हाँ भूमि, ये सब तुम्हारी दुआओं और मेरे प्यार का असर है जो मैं आज भी तुम्हारे पास सही सलामत हूँ। हम दोनों का जन्म जन्मों का रिश्ता यूं ही खत्म नहीं होगा, ये तो कई सदियों तक वादियों में महकता हुआ नजर आता रहेगा। तुम्हारे और मेरे प्यार का नज़ारा भूमि तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें अपने करीब देखकर कितना अधिक खुश हूँ। यूं लग रहा है जैसे मेरी सांसों को धड़कन मिल गई हो। बिल्कुल देव, और इन सब का पूरा होने में सिर्फ मेरी दुआ ही नहीं, शेरू ने भी बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। हाँ भूमि, मैं भी शेरू से मिलना और देखना चाहता हूँ, उसे बुलाओ। देव, लेकिन अभी नहीं, पंडित जी हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। पहले शादी के पूरे फेरे ले लो, फिर सभी से मिलते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो हम दोनों पहले शादी के पूरे फेरे करते हैं। भूमि और देव फिर से शादी के मंडप में आते हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करके पूरे 7 फेरे पूरे करवाकर मांग में सिंदूर व गले में मंगलसूत्र की विधि पूरा कराकर शादी संपन्न करा देते हैं। भूमि और देव पंडित जी को पैर छूते हुए आशीर्वाद लेकर मौसी जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। भूमि मौसी जी से शेरू के बारे में पूछती है, मौसी जी शेरू कहाँ है? घर में कहीं भी दिख नहीं रहा। बेटी देव के होश में आने पर और उसकी याददाश्त पूरी तरह से आ चुकी है। ये बात जानकर वह बहुत ही खुश हुआ और तुम दोनों को शादी की मंगल दुआ देकर उसी समय यहाँ से चला गया।
मौसी जी कुछ बोला शेरू ने कि फिर वह कब आएगा हम सभी से मिलने। भूमि मौसी जी से पूछती है, नहीं बेटी, कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि तुम दोनों को शादी करते ही अपने घर वापस माँ के पास चले जाना चाहिए। भूमि मौसी की बात सुनते ही उदास हो जाती है। देव भूमि को उदास देखकर कहता है, भूमि, उदास होने का समय नहीं है, अब हम दोनों को घर चलना चाहिए माँ के पास। चलो, घर पर सभी हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। दोनों ही घर पर वापस आ जाते हैं। वंदना जी अपनी बहू भूमि और बेटे देव को शादी के जोड़े में देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों का स्वागत आरती और घर की सभी रीति रिवाज व पूरी रस्मों के साथ संपन्न करती हैं। गौरव और रागिनी भी आकर दोनों को बहुत बहुत शादी की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं। वंदना जी सभी मोहल्ले वाले, सगे संबंधी, आस पड़ोस, दोस्तों और ऑफिस के महेंद्र बॉस को भी देव और भूमि की शादी फंक्शन में बुलाते हैं। सभी सगे संबंधी, आस पड़ोस, दोस्त, ऑफिस के महेंद्र बॉस शादी समारोह में आकर देव और भूमि की शादी पर बहुत सारी बधाइयाँ, आशीर्वाद और उपहार देते हैं। सुहागरात। भूमि कमरे में देव के साथ बिस्तर पर सीने से लगी हुई कहती है, देव, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपना जीवन साथी के रूप में पाकर मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी व साथ मिल गया। देव भूमि के माथे पर चूमता हुआ कहता है, भूमि, मैं भी बहुत खुश हूँ और मुझे तो लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ तुम्हारे साथ होने का। हाँ देव, लेकिन ये सपना नहीं, हम दोनों सच में आज एक साथ में हैं। हाँ भूमि, बिल्कुल सत्य कह रही हो और ऐसे ही हमेशा मेरा साथ दोगी, ये वादा करो। देव अपना हाथ भूमि के सामने करते हुए कहता है। भूमि अपना हाथ देव के हाथ से मिलाती हुई कहती है, वादा रहा, कभी न साथ छोड़ूंगी और यूं ही जन्म जन्म का रिश्ता हम दोनों के बीच बना रहे हर जन्म में, और तुम मुझे मिलते रहो। देव भूमि को अपनी बाहों में भरता हुआ सुकून भरा सांस लेते हुए भूमि को प्यार करने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोने लगते हैं। रात गहराती जाती है। दोनों एक दूसरे में खोकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।